जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने डीएमके की कनिमोझी की भूमिका पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कनिमोझी डीएमके की दूसरी सबसे असरदार नेता हैं। स्टालिन के बाद वह परिवार की अहम सदस्य होने के साथ साथ पार्टी में सीनियर सांसद भी हैं। प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी के साथ हुई बातचीत बेनतीजा रही। इसके संकेत पहले भी दिख रहे थे क्योंकि कांग्रेस तमिलनाडु यूनिट के कई सीनियर नेताओं ने डीएमके के कड़े रुख की खुलकर आलोचना की थी। उन्होंने बयान दिए थे। यह बयान तमिलनाडु में 2026 चुनावों से पहले गठबंधन की राजनीति को उजागर करता है। डीएमके कांग्रेस गठबंधन में सीट बंटवारे पर तनाव बढ़ रहा है। जेडीयू नेता ने कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठाए, बल्कि डीएमके अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखने को कमर कस रही है। देखिए, कनिमोझी डीएमके की दूसरी ताकतवर लीडर है। स्टालिन के बाद परिवार की सदस्य भी हैं और पार्टी की भी वरिष्ठ सांसद हैं। और निसंदेह राहुल गांधी के साथ जो बातचीत है बेनतीजा साबित हुई और उसके संकेत पहले से मिलने लगे थे, इसलिए कि कांग्रेस के तमिलनाडु इकाई के कई बड़े नेताओं के बयान आ चुके थे जो डीएमके की हठधर्मिता के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। अब राहुल गांधी ने इस पूरे मामले को प्रभारी से बात करने की बात कह करके टाल दी है। ये गठबंधन आधार में लटका हुआ है। दूसरी तरफ एआईएडीएमके, भारतीय जनता पार्टी पीएमके और अन्य कई छोटी पार्टियां एक प्रभावशाली विकल्प बना चुकी हैं। ये मुकाबला कुछ ऐसी दिशा में बढ़ रहा है जहां डीएमके का पलड़ा हल्का है और जो आसार बन रहे हैं वापसी स्टालिन की नहीं दिखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सेशन की शुरुआत में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कल राष्ट्रपति का भाषण 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास का इजहार था। मोदी ने कहा कि ये 140 करोड़ देशवासियों की मेहनत और कामयाबियों का लेखा जोखा था। उन्होंने बताया कि 2026 की शुरुआत में राष्ट्रपति ने आसान शब्दों में सांसदों से अपनी उम्मीदें जाहिर की, देश के मुखिया के तौर पर अपनी भावनाएं शेयर की। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि सभी सम्मानित सांसदों ने इसे गंभीरता से लिया होगा। उन्होंने इस सेशन को बहुत जरूरी बताया। मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति का संदेश विकास और एकजुटता का प्रतीक है। ये बजट सत्र देश के भविष्य की दिशा तय करेगा। कल राष्ट्रपति जी का उद्बोधन 140 करोड़ देशवासियों के आत्मविश्वास की अभिव्यक्ति था। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ का लेखा जोखा था और 140 करोड़ देशवासी और उसमें भी ज्यादातर युवा उनके एस्पिरेशंस को रेखांकित करने का बहुत ही सटीक उद्बोधन सभी सांसदों के लिए कई मार्गदर्शक बातें भी कल आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सदन में सबके सामने रखी है। सत्र के प्रारंभ में ही और 2026 के प्रारंभ में ही आदरणीय राष्ट्रपति जी ने सांसदों से जो अपेक्षाएं व्यक्त की हैं, उन्होंने बहुत ही सरल शब्दों में राष्ट्र के मुखिया के रूप में जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि सभी माननीय सांसदों ने उसको गंभीरता से लिया ही होगा और ये सत्र अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण सत्र होता है। शिवसेना नेता शायना एनसी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया है। अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत पर ममता ने साजिश का संदेह जताया था। शायना ने कहा, ममता बनर्जी प्लीज किसी की मौत पर पॉलिटिक्स न करें। उन्होंने अफसोस जताया कि आप अफवाहें फैलाने में किस हद तक जाएंगी। शायना ने जोर दिया कि उनके लिए ये पॉलिटिकल मुद्दा हो सकता है लेकिन टेक्निकल खराबी हो सकती है। शिवसेना नेता ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए लेकिन इसे साजिश कहना गलत है।
उन्होंने तंज कसा कि ये किसी भी ग्रेट फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है। यह बयान विपक्ष के बीच बढ़ते विवाद को दर्शाता है। अजित पवार के निधन पर राजनीति तेज हो गई है। ममता बनर्जी जी, किसी के मौत के ऊपर राजनीति मत कीजिए। आप किस हद तक जाएंगे अफवाहें फैलाना, और आपके लिए ये एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है। देश के लिए संवेदनशीलता के साथ समझ लीजिए कि ये एक हादसा था, एक हादसा जहां एक युवा नेता की जिंदगी जाती है, जिस व्यक्ति ने 50 साल सक्रिय राजनीति में हर कदम सिर्फ दौरा किया और यहाँ जिला परिषद के लिए बारामती गए थे। तो टेक्निकल फेलियर्स हो सकते हैं, जांच होनी चाहिए, लेकिन ये कहना कि ये षड्यंत्र है, ये आपका बी ग्रेड फिल्म का कोई स्क्रिप्ट स्टोरी नहीं है। तो प्लीज अपने आप को रोक लीजिए और समझ लीजिए कि संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत न हो सके तो बयानबाजी मत कीजिए। बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बयान पर तीखा प्रहार किया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत पर ममता के साजिश वाले बयान को उन्होंने निंदनीय बताया। हुसैन ने कहा, ममता बनर्जी सारी हदें पार कर रही हैं। उन्होंने अफसोस जताया कि उन्हें दुख की इस घड़ी में अपनी घटिया राजनीति का अंदाजा भी नहीं है। बीजेपी नेता ने इसे बहुत बुरा बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्लेन क्रैश लैंडिंग के दौरान हुआ। ये बयान अजित पवार के निधन पर बढ़ती राजनीतिक बहस को दर्शाता है। विपक्ष के नेताओं ने पहले भी ममता के बयान की आलोचना की थी। हुसैन ने सभी से शोक के समय संयम बरतने का आह्वान किया। ममता बनर्जी मर्यादाएं तोड़ रही हैं। उनको ये भी नहीं पता कि इस दुख की घड़ी में जिस तरह की घटिया राजनीति वो कर रही हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये विमान लैंडिंग के वक्त में क्रैश लैंडिंग हो गई और रनवे पे पहुंचने से पहले ही एयर क्रैश हो गया। इसकी जांच, इसके ब्लैक बॉक्स की जांच और डीजीसीए की जांच करेगा, लेकिन इसको साजिश से जोड़ना, इसके बारे में इस तरह की बयानबाजी करना, ममता जी को इतनी भी समझ नहीं है। जब वो रेल मंत्री थी तो जो सेफ्टी का है, कमिश्नर रेल सेफ्टी, अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जांच, रेल की जांच एविएशन के जरिए होती है, क्योंकि वो सेम पार्टी नहीं करती। और अगर एविएशन में दुर्घटना होती है तो रेल वाले उसको देखते हैं। और डीजीसीए का जो कमिश्नर रेलवे सेफ्टी है वो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करता है। ये सब बात उनको मालूम है। वो रेल मिनिस्टर रही हैं। जब मैं सिविल एविएशन मिनिस्टर था, वो रेल मिनिस्टर थी। एक साथ हम लोगों ने काम किया है। लेकिन मुझे ताज्जुब है, हमारी पुरानी साथी हैं, कि वो अजीत दादा पवार के एयर क्रैश पे इस तरह की घटिया राजनीति करेंगी, इसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की प्लेन क्रैश में मौत पर सवाल उठाए। उन्होंने गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी की अहमदाबाद प्लेन क्रैश मौत का जिक्र किया। मेहरोत्रा ने कहा कि विजय रूपाणी की जांच में क्या निकला, सरकार ने रिपोर्ट जनता के साथ शेयर नहीं की। अब अजित पवार की मौत हुई है। उन्होंने मांग की कि मौजूदा जज से जांच होनी चाहिए। विधायक ने सवाल किया कि क्या इन हादसों के पीछे साजिश है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा के खिलाफ लोग मरते हैं तो इसे साजिश का तौर पर देखा जाता है। ये बयान प्लेन क्रैश विवाद को राजनीतिक रंग दे रहा है। विपक्ष सुप्रीम कोर्ट निगरानी में जांच की मांग कर रहा है। अहमदाबाद में विमान दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की मौत हो गई थी। उसकी भी जांच में क्या रिपोर्ट आई, सरकार ने जनता को बताने का काम नहीं किया। अब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री की मौत हो गई है। इसकी किसी वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराई जाए कि ये घटना क्यों हुई है। उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री की उड़ान से पहले उस जहाज की तकनीकी जांच हुई कि नहीं हुई, और उड़ान की भरने की अनुमति किसने दी, और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये तय होना चाहिए। इन दुर्घटनाओं के पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी के
जो लोग खिलाफ होते हैं उन लोगों की जब मौत होती है तो ये एक साजिश मानी जाती है। तो ये आशंका है कि विजय रूपानी के बाद अब अजीत पवार की भी भाजपा की सरकार ने साजिश करके ये घटना करवाई हो। इसकी जांच होनी चाहिए और इस जांच में कौन जिम्मेदार पाया गया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने तमिलनाडु में डीएमके के साथ सीट शेयरिंग पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि डीएमके के साथ हमारा मजबूत गठबंधन है। अगर पावर शेयरिंग को लेकर कोई मांग है तो हम उन्हें फोरम में ही उठाते हैं। राजपूत ने कहा कि भाजपा और उसका इकोसिस्टम हमारे गठबंधन में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे कभी कामयाब नहीं होंगे। उन्होंने गठबंधन की एकजुटता पर भरोसा जताया। ये बयान 2026 तमिलनाडु चुनावों से पहले गठबंधन की मजबूती का संदेश देता है। कांग्रेस डीएमके के साथ सीट बंटवारे की बातचीत जारी रखे हुए है। भाजपा की आलोचनाओं के बावजूद विपक्षी एकता बरकरार है। राजपूत ने कहा कि आंतरिक मुद्दों को पार्टी फोरम में सुलझाया जाएगा। देखिए, ये सारी सूत्रों की खबर है और सूत्र कैसे होते हैं ये आप जानते हैं। हमारा डीएमके के साथ मजबूत अलायंस है, बेजोड़ और अटूट अलायंस है। हम लोग अगर सत्ता में भागीदारी की मांग भी करें या कोई मांग करें वो हम पार्टी के भीतर अपने फोरम के भीतर करते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और उनका इकोसिस्टम हमारे गठबंधन में दरार डालने की कोशिश कर रहा है वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग तमिलनाडु के लोगों को भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु इनका करारा जवाब देगा। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि आपके पास ये सूचना आई तो आई कहां से है। हमारा गठबंधन पूरी तरीके से अटूट है। हम चुनाव को लेकर के जो भी बात कर रहे हैं वो मीडिया में नहीं कर रहे हैं, आपस में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 9वीं बार बजट पेश करने की तारीफ की। उन्होंने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा यह अच्छी बात है कि वो 9वीं बार बजट पेश कर रही हैं, लेकिन उन्होंने उम्मीद जताई कि ये बजट जनता को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। हुड्डा ने कहा कि देशवासियों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। यह बयान बजट सत्र से पहले राजनीतिक बहस को तेज करता है। निर्मला सीतारमण का 9वां बजट 1 फरवरी को रविवार के दिन पेश होगा। कांग्रेस ने जनकल्याणकारी प्रावधानों की अपेक्षा जताई है। पीएम मोदी ने बजट को विकास की दिशा में मील का पत्थर बताया। ये तो अच्छी बात है कि वो 9वीं बार बजट पेश कर रही हैं, लेकिन जो ये बजट है हम उम्मीद करते हैं कि जनता को ध्यान में रख के बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि आज देश के इतिहास में रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में सबसे कमजोर है। आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है देश के इतिहास में। आज महंगाई की मार गरीब आदमी पे है। आज देश की अर्थव्यवस्था पर चौतरफा विदेश नीति की कमजोरी के चलते चौतरफा प्रहार किए जा रहे हैं। ऐसे में ये महत्वपूर्ण है कि जो बजट है ये देश के आम आदमी को नज़र में रख के उनको राहत देने वाला होगा। किसान आज करा रहे हैं पूरे देश में, तो आज इस बजट की, देश को अच्छे बजट की जरूरत है। अब देखते हैं, पहले बजट आएगा फिर बताएंगे आप। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने आगामी बजट से उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विशेष अपेक्षाएं जताईं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले सालों में नॉर्थ ईस्ट पर बहुत ध्यान दिया है। संगमा ने उम्मीद जताई कि ये बजट भी इस इलाके पर वैसा ही ध्यान देगा। उन्होंने कहा कि ऐसे कई इलाके हैं जहां हम चाहेंगे कि भारत सरकार से मिलने वाला पूरा सपोर्ट जारी रहे। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों के लिए केंद्र के सहयोग की सराहना की। उन्होंने बुनियादी ढांचे, कनेक्टिविटी और आर्थिक प्रगति पर जोर दिया। संगमा का यह बयान बजट सत्र से पहले क्षेत्रीय अपेक्षाओं को रेखांकित करता है। उत्तर पूर्व के विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने की मांग तेज हो गई है। नहीं, जो पिछले सालों में भी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट में बहुत ध्यान दिया है, मेरी उम्मीद है कि इस बजट में भी उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ध्यान देंगे। अलग अलग चीज़ हैं जहाँ पे हम चाहेंगे कि जो ओवरऑल सपोर्ट जो भारत सरकार दे रही है वो आगे भी कंटिन्यू हो। जैसे हमारे जो सैस्की का स्कीम है या डोनर मिनिस्ट्री का स्कीम है, और ये साल बजट के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि 16 फाइनेंस कमीशन का पीरियड भी शुरू होगा।
तो उसके हिसाब से भी ये 1 तारीख को जो नंबर्स आएंगे फाइनेंस कमीशन के, वो भी हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट और पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है। और एक बार फिर हम भारत सरकार और प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहना चाहते हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने नए यूजीसी नियमों के खिलाफ हो रहे विरोध पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, सबसे पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, भाजपा अपने ही लोगों के जरिए विरोध क्यों करवा रही है? उदित राज ने राहुल गांधी का हवाला देते हुए कहा कि राहुल लगातार कहते रहे हैं कि अगर जाति जनगणना होती है तो इस तरह के यूजीसी नियमों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने इन नियमों को आरक्षण और शिक्षा नीति से जोड़ा। ये बयान शिक्षा क्षेत्र में चल रहे विवाद को राजनीतिक रंग देता है। कांग्रेस ने जाति जनगणना को सामाजिक न्याय का मुद्दा बनाया है। उदित राज ने भाजपा पर छात्र आंदोलनों को भड़काने का आरोप लगाया। नहीं, सबसे पहले मैं एक पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी ने अपने लोगों का जो विरोध करवा रही है, अपने ही लोगों से विरोध करवा रही, क्यों करवा रही है? दूसरी बात है, राहुल गांधी जी का तो एक ही बात है, जात जनगणना हो जाए तो उसमें यूजीसी के नियम की भी जरूरत नहीं होगी। तो राहुल गांधी जी तो मूल बात पर जोर दे रहे हैं, जो कि प्रथम चरण में जो जनगणना हो रही है, जब 37 कॉलम है उसमें 36 कॉलम है, उसमें से ओबीसी का कॉलम क्यों नहीं जोड़ा गया? जब SC ST का जोड़ा गया तो जो जड़ पकड़ रखा है राहुल गांधी जी ने, तो उस पर ध्यान देंगे कि पत्तों पर ध्यान देंगे? और एक बात है। दूसरी बात है, यूजीसी नियम में ऐसा कोई इतनी सख्ती नहीं होने वाली है कि ये मतलब है कि किसी को फांसी पर लटका दिया जाएगा, एक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम और मैकेनिज्म हैं कैंपस में भेदभाव रोकने के लिए, लेकिन ये बवाल मचाया जा रहा है। मुझे लगता है कि या तो जात जनगणना की बात को कमजोर करने के लिए, या एक बात और है, सवर्ण विरोध करेंगे। ज़्यादातर सवर्ण मनवादी मानसिकता के लोग तो किसी भी परिस्थिति में बीजेपी को वोट देंगे, और इधर दलित ओबीसी आदिवासी की सिंपैथी भी बीजेपी लेना चाह रही है। तो मुझे लगता है ये सारा विरोध बीजेपी के अंदर से ही कराया जा रहा है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।